हेलो। तो आ चुके हैं हम लोग अपना सेकेंड वीडियो लेकर के, प्रश्नावली 1.2 का। 1.2 का थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग कर लिए थे। जो भी थ्योरी था वो कल पढ़ लिए थे। एक फार्मूला पढ़ना था वो हम पढ़ लिए थे। कल आपको बोले थे कि हम क्या करेंगे, आज एक इसका जो भी सवाल है 1.2 का वो डिस्कस करके उसका वीडियो बनाएंगे। तो आइए 1.2 प्रश्नावली का पहला सवाल हमने बोर्ड पे लिखा हुआ, बड़ा ही आसान सवाल दिया है। ये थोड़ा सा माइक फिक्स कर लूँ मैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है 10th के लिए। देखिए बोल रहा है ये कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। देखिए 140 है, 140 इसे हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 35 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा 7 हो जाएगा, और 7 से लगेगा तो 1 हो जाएगा। अब बताइए 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7। देखिए 2 का है, 2 है, 2 का घात 2 लिख दिए। यही क्या हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड माने क्या होता है, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख दिया जाए। 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, तो हम लिख दिए। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है 156 का बात करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा सवाल इसका 156 का बात करते हैं। 2 से लगेगा क्या हो जाएगा 78, फिर 2 से लगेगा 39, 3 से लगेगा इस बार 13, और 13 से लगेगा तो 1। अब 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कै गो है, एगो 2 गो है तो 2 का घात 2, 3 कै गो है, एगो है तो 3 और 13। यही क्या हो गया हम लोग का 156 का आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13। देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। आइए बात करते हैं हम तीसरा सवाल। क्या कह रहा है 3825। इसका करते हैं 3825 का। सबसे पहले 5 2 7 8 15 3 18, 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15। आइए बात करते हैं 7 5 12 तो 14 1 15, फिर 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12, 7, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7 4 11। अब इस बार 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 8 40, अब 5 25, फिर 5 से लगेगा 17 5 85। इस बार 17 से लग जाएगा तो 1 हो जाएगा। तब 3825 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 कै गो है, एगो 2 गो है, 3 का घात 2 गुना 5 कै गो है, 2 गो है तो 5 का घात 2, 17 कै गो है, एगो है तो 17। देखिए जरा आप, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। आइए बात करते हैं इस बार हम 5005 का। 4 नंबर सवाल 5005 का बात करते हैं। ये सीधे 5 से लगेगा, 5 एकम 5 0 0 1 1001। अब ये 1001, ये बताइए 1001 में किससे भाग लगेगा, 1001 में किससे भाग लगेगा। मेरे ख्याल से इसमें 13 से भाग लगेगा क्या, 13 7 91 और 9, बिल्कुल 13 से लग जाएगा। देखिए 7 से, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 से भी लग जाएगा। देखिए 7 से भी लगेगा, 7 एकम 7 30 हो गया, 7 चौका 28, और फिर क्या हो गया 2 बचा तो 7 3 का 21, फिर 7 से लग जाएगा। 7 से नहीं लगेगा इस बार, 143, 7 से नहीं लगेगा। इस बार लग जाएगा 143, यानी ये लग जाना चाहिए 11 से। 11 से लगेगा, 11 एकम 11 और 3 11 3 33, और ये क्या हो जाएगा 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13। मतलब हम 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। यही हो गया क्या इसका अभाज्य गुणनखंड।
देखिए तो 5 भी अभाज्य, 7 भी, 11 भी, 13 भी सब अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। आइए बात करते हैं 5वां सवाल। क्या कह रहा है? 7429, 9 2 11 4 15 7 22, 7429 में भाग लगना चाहिए, ये हो जाएगा 17 से, 17 चौका 68, 62 हो गया, यहाँ 51, ये हो गया 11, हो जाएगा चौका 68, 6 62, 17 3 51, तो 11 119, 119 हो गया, तो ये 7 से जाएगा, 437 हो गया, 437, 437 में भाग लगना चाहिए 19, 17 हो गया तो 18 से लगेगा, 19 लगेगा, 19 दूना 38 और 5 57, 19 25 57, 19 3 57, सॉरी ये देखिए पाड़ा भी गलती हो रहा है, 19 3 57 और 23 से लगेगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम 7429 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुना 19 गुना 23। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि 17 भी अभाज्य गुणनखंड, 19 भी अभाज्य गुणनखंड, 23 भी अभाज्य गुणनखंड। तो ये रहा, हम सब संख्या को क्या किया? अभाज्य गुणनखंड में बदल दिए। तो आप इसे देखिए, समझिए, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला सवाल हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकालना था। अब ये दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और साथ ही साथ हमें अभी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुना होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होगा। आइए जांच करते हैं। हम 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 गुना 13, 91 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 13। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ये छोटा छोटा संख्या था, इसे डायरेक्ट लिख दिए हैं। अगर बड़ा होता तो क्या करते? इसका फैक्टराइजेशन करके लिखते। ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं हमें एचसीएफ निकालना है। कल ही बताए थे आपको एचसीएफ क्या होता है? कॉमन पार्ट। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 7 है, इसमें 7 नहीं है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 13। एचसीएफ निकल गया। तो बात करेंगे हम एलसीएम का। एलसीएम देखिए यहाँ 2 है, इसमें देखिए 2 कहीं है, नहीं है, 2 लिख दीजिए। 13 है, यहाँ भी 13 है, तो दोनों 13 का मतलब एगो 13 लिखिए। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे? 7 लिख देंगे। गुना करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 182। एलसीएम क्या हो गया? 182। 182 हो गया इसका एलसीएम। अब हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दोनों संख्या का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुना करते हैं तो हो जाएगा 6। 26 और 91 का गुना हो जाएगा 6 6 3 2 23 से 66। देखिए हम ट्रिक से गुना कर लिए हैं। आप क्या कीजिएगा? इसे गुना करिएगा तो इतना ही आएगा, 2366 हो गया। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम गुना एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम कितना है? 13, एचसीएफ 13 है, एलसीएम कितना है? 182। ये हो जाएगा 6 6 3 2। देखिए ये भी 23 से 66 आ गया, ये भी 23 से 66 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुना, दोनों का दोनों 23 से 66 आ रहा है, बराबर है। तो क्या हुआ? जांच हमारा हो गया। हम क्या लिख देंगे? सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? 510। तो 510 का गुणनखंड निकालिए। 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 250, 255 होगा। फिर 10 दोबारा 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से जाएगा 17,
17 से जाएगा 1, मतलब 5 से 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। आइए अब 92 का निकालते हैं। 92 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 46, फिर 2 से जाएगा 23, फिर 23 से जाएगा तो 1, मतलब अब हम 92 को लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 23। आइए ज़रा देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। HCF हो जाएगा इसका, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 हो गया। 23 यहाँ है 23 यहाँ नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। अब बात करें अगर LCM का, अगर बात करें हम LCM का तो LCM क्या होता है, दोनों में देखते हैं जो कॉमन पार्ट होता है, जो कॉमन पार्ट होता है क्या करते हैं छोड़ देते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है उसे ले लेते हैं। जैसे इसका अगर हम बात करें LCM का तो LCM हो जाएगा, यहाँ 2 को 2 है, 1 को 2 है तो 2 को 2, यहाँ 23 है यहाँ 23 नहीं है तो 23 होगा, यहाँ 3 है वहाँ 3 नहीं है 3 होगा, यहाँ 5 है वहाँ 5 नहीं है तो 5 होगा, यहाँ 17 है वहाँ 17 नहीं है 17 होगा। इतना बड़ा गुना जो है LCM का होगा। इसे आप गुना करिएगा तो हो जाएगा क्या होना चाहिए, लास्ट में तो 0 आएगा, फिर 6 आएगा 60, 0 6 60, ये हो जाएगा 2 3 4, ये होगा LCM इसका 23,460 होगा। LCM क्या हो जाएगा इसका 23,460। अब बात करते हैं हम दोनों संख्या का गुना निकालते हैं। मान लेते हैं संख्या क्या है N1 गुना N2, निकालिए 5 से 10 गुना 92, 0 और हो गया बाद में 1 9, 46,920 क्या हो जाएगा 46,920। अगर हम HCF और LCM के गुना का बात करें क्या हो जाएगा, ये भी 46,920 ही आएगा। ये गुना है, आप चेक कर सकते हैं, क्या लिखेंगे इसलिए सिद्ध हुआ। ऐसे ही बात करते हैं इसका 336 में 2 से जाएगा पहले, 2 कम 2 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 8 16 और 2 चौका 8, 2 से जाएगा 2 से जाएगा तो 21, 3 से जाएगा तो 7, 7 से जाएगा तो 1, मतलब 336 क्या हो जाएगा 2 का घात 1 2 3 4, 2 का घात 4 गुना 3 गुना 7। अगर हम बात करें 54 का तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 27, 3 से जाएगा तो 9, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, तो 54 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 1 2 3 का घात 3। आइए बात करते हैं अब इसका HCF का। HCF क्या हो जाएगा 2 का घात 4 और यहाँ 2 है तो कॉमन क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, यहाँ 1 को 3 यहाँ 3 को 3 तो कॉमन क्या आ रहा है 1 को 3, यहीं क्या होगा इसका HCF। HCF क्या होगा इसका 6 हो गया। अब बात करें अगर LCM का तो LCM क्या हो जाएगा, यहाँ 1 को 2 है यहाँ 4 को 2 है तो 4 को 2, उसके बाद यहाँ 3 को 3 है यहाँ 1 को 3 है तो 3 को 3, यहाँ 7 नहीं है यहाँ 7 है तो 7 भी होगा। इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुना 27 और गुना 7, 16 गुना 27 गुना 7, ये हो जाएगा। हम यहाँ कैलकुलेटर यूज किए हैं 3024, क्या हो जाएगा 3024। उसके बाद अब जांच करना है, दोनों संख्या का गुना निकालते हैं N1 गुना N2, तो N1 कितना हो जाएगा 336 गुना 54, ये दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, 1 6 3 का 18, ये होना चाहिए 18,144। और अगर हम HCF और LCM के गुना का बात करें तो ये भी क्या होगा 6 गुना 3024 गुना करेंगे तो 18,144 ही आएगा, बराबर आ गया तो क्या कहेंगे इसलिए सिद्ध हुआ। ये भी क्या हो गया जांच हो गया।
तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें जांच करना था, टाइम पास क्वेश्चन था ये। हमें HCF और LCM निकालना था, निकाल लिए, और जांच भी करना था कि क्या दोनों का गुणनफल HCF LCM के गुना के बराबर होता है। तो यहाँ आ रहा है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आ चुके हैं हम लोग अपना तीसरा वीडियो लेकर के, अगला सवाल, तीसरा सवाल, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करना है। बिल्कुल पहले सवाल का कॉपी है। देखिए इसमें क्या है, 12 दिया है, 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुना, आप क्या कीजिए, ऐसे ना लिखने के बजाय आप गुणनखंड ही निकालिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गुणनखंड निकालिए आप 12 का, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, तो 12 को हम लिख सकते हैं, 12 बराबर 2 गुना 3। फिर से हम 15 का बात करते हैं, 15 का निकालिए, 15 को लिख सकते हैं, 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 जाएगा 1, 15 बराबर 3 गुना 5। हमें 21 का निकालना है, 21 का लिखिए, 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 से जाएगा तो 1, 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। हम बात करेंगे HCF का। HCF क्या होता है, कॉमन, 2 यहाँ 1 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, 2 को छोड़ दीजिए, 3 यहाँ 1 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 3 1 है, तीनों जगह एक होगा 3 है, तो HCF क्या हो जाएगा 3। बात करें हम LCM का, यहाँ 2 एगो, कहीं 2 नहीं है, 2 दूगो है यहाँ, तो 2 गुना 2, 3 यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तीनों 3 के बदला में एगो 3 आएगा। यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 आएगा। यहाँ 7 है, 7 किसी में नहीं है तो 7 आएगा। यहीं इसका LCM होगा, गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 12 5 60, 60 7 420, तो LCM क्या हो जाएगा इसका 420। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। 17 को तो हम यही लिख सकते हैं 1 गुना 17, 23 को हम यही लिख सकते हैं 1 गुना 23, और 29 को हम यही लिख सकते हैं 1 गुना 29। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 1 1, तीनों में आ रहा है, तो HCF हो जाएगा 1। LCM का बात करें तो LCM 1 के बदले में 1, यहाँ 17 है, बाकी जगह 17 नहीं है, यहाँ 23 है, बाकी जगह 23 नहीं है, यहाँ 29 है, बाकी जगह 29 नहीं है। गुना करेंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। गुना करने पे ये 3 3 9 11, यहाँ हो जाएगा इसका LCM 11,339। अब बात करेगा तीसरे सवाल का, तो 8 का गुणनखंड 2 4 फिर 2 फिर 2, मतलब 8 को लिख सकते हैं हम 2 का घात 1 2 3। बात करें अगर 9 का, तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 से लगेगा, 3 3 9, फिर 3 से लगेगा तो 1, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 2 गुना 1, 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 5, फिर 5 से लगेगा 1, माने 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 2 गुना 1। अगर बात करें हम HCF का, तो 1 1 1 तीनों में है, तो HCF हो गया 1। अगर बात करें हम LCM का, तो यहाँ 2 का गो है 3 गो, 3 का गो है 2 गो, और 5 का गो है 2 गो। गुना कर लीजिए, इसका मतलब 8 हो गया, इसका मतलब 9 हो गया, इसका मतलब 25 हो गया। 25 8 200, 200 9 1800 LCM हो गया इसका। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका LCM हो गया। तो ये तीनों का तीनों सवाल हमारा क्या होगा, सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नोट करिए, चौथा सवाल पर हम लोग आ रहे हैं। तो ये जो चौथा सवाल है हम लोग का, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया है। ये दिया हुआ है कि 2 संख्या है, मान लेते हैं पहला संख्या N1 कितना दिया है 306, दूसरा संख्या N2 मान लेते हैं कितना दिया है 657। बोला है इन दोनों संख्या का HCF जो है, HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम जानते हैं ना कि HCF गुना LCM कितना होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF दिया है 9, LCM हमें निकालना है,
n1 कितना दिया है 306, n2 कितना दिया है 657। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा 4 गुना 657/9, और 9 से कौन कटने वाला है देखा जाए। 9 3 का 27, 36, 9 चौका 36, यही हो जाएगा आंसर 34 गुना 657। 34 गुना 657 यानी हो जाएगा ये 22,338। 22,338 हो जाएगा इसका आंसर। तो एलसीएम कितना आसान है निकालना, हम लोग निकाल दिए। कल ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, HCF बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM क्या होता है, N1 गुना N2 के बराबर होता है। तो इससे हमारा चौथा सवाल बन गया। ठीक है, अब आते हैं पांचवें सवाल पे। देखिए पांचवा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है। सवाल है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए जनरली इसका आंसर लोग बगैर जाने इसका सॉल्यूशन क्या बोल देते हैं, नहीं हो सकती है। पहले सवाल समझिए क्या कह रहा है। 6 का घात n, हमें बात क्या करना है, n क्या है प्राकृत संख्या, n क्या है प्राकृत संख्या, यानी n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 ... ये अनंत तक जा सकता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो हम इतना चेक थोड़े करने जाएंगे। आइए हम बात करते हैं, हम संख्या क्या है, हमारा संख्या है 6 का घात n। हमें ये चेक करना है कि इसके लास्ट में, मतलब 6 का घात 1 करेंगे तो 6, 2 करेंगे तो 36 आ रहा है ना, तो लास्ट में 6 आ रहा है। तो 6 की जगह पे क्या कभी 0 आ सकता है। मैंने सवाल हमसे ये पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए 6 का घात आप 1 निकाल रहे हैं तो 6 आएगा, 6 का घात 2 निकालेंगे तो 36 आएगा, 6 का घात 3 निकालेंगे तो 2 16 आएगा। तो लास्ट में यहाँ 6 आ रहा है, तो क्या इसकी जगह पे 0 कभी आ सकता है, यही सवाल हमसे पूछा है कि लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे 6 का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। देखिए इस टाइप का जब भी सवाल दिया रहे, आप 6 का क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए, 2 से 3, 3 से लाएगा तो 1, यानी हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। इसका मतलब 6 का घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 का घात n। लिखिएगा चूँकि कोई प्राकृत संख्या, चूँकि प्राकृत संख्या जब प्राकृत संख्या का गुणनखंड जब इस टाइप से रहे 2 गुना 5 का घात n के रूप का रहे, तब ही वह शून्य पर समाप्त होगी। जैसे 2 गुना 5 क्या हो जाएगा 10, 10 का घात कितनों करते जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट में 0 ही आएगा। इसलिए क्या किया गया 2 गुना 5, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य, ये भी अभाज्य था, लेकिन लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, लिख दीजिएगा आंसर इसका। इसलिए 6 का घात n यानी 2 गुना 3 का घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए, ये सब सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लीजिए इसे आप। तो हम आ चुके हैं अपने प्रश्नावली के छठे सवाल पे। यह सवाल कह रहा है व्याख्या कीजिए, 2 संख्या दिया है, एक ये दिया है दूसरा ये दिया है कि ये भाज्य संख्या हैं, तो क्यों है भाज्य संख्या। सबसे पहले भाज्य संख्या समझिए। भाज्य संख्या क्या था, ऐसा संख्या
जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग गया या फिर उसका गुणनखंड हो जाए, वो सब क्या होगा? वो सब भाज्य संख्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला संख्या। मान लेते हैं n1 बराबर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। देखिए यहाँ 13 13 दोनों में आ रहा है। 13 को हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 7 गुना 11, यहाँ से 13 निकल गया। जोड़ यहाँ 13 निकलेगा तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। 13 गुना 11 7 77 और जोड़ 1, 13 गुना 77 और 1 78। ये देखिए जो n1 है हमारा, उसमें 13 से ही भाग लग रहा है, 78 से ही भाग लग रहा है। तो क्या बोल देंगे? इसलिए n1 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। 2 से अधिक हैं। 2 माने कौन सा? एक तो होगा ही, और ये गुना कर देंगे तो संख्या आएगा। ये 2 को तो है ही, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, अधिक है, इसलिए क्या हो गया? n1 एक भाज्य संख्या हो गया। आइए बात करते हैं अब हम n2 का। अब n2 माने हम किसे? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ये देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेते हैं। इससे हमारा गुना भाग आसान हो रहा है। अब क्या बचेगा यहाँ? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 1 और 5 7 छक 42। ये तो गुना कीजिए, 2 3 6 चौका 24 छक 24 छक, मतलब कि इसको गुना करेंगे इधर हम। देखिए 7 छक 42 हो रहा है इधर से, और इधर 3 दूनी 6 चौका 24, 42 से 24 में गुना कर दीजिए आप। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 की 0 हाथ में 8 1 9 1 10, 1008 हो रहा है। 1008 हो गया ये, और 1 हो गया ये, यानी हो गया 5 गुना 1009। हम क्या कर सकते हैं? इसलिए n2 भी क्या है? n2 भी भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके गुणनखंड भी 2 से अधिक हैं। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वही ना भाज्य संख्या कहलाता है। तो ये भी सवाल बन गया हमारा। तो ये हमारा 6ठा नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 7वां नंबर सवाल। तो आइए हम आ चुके हैं अपने प्रश्नावली के अंतिम सवाल पे, 7 नंबर, जो कि आपको दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है एक खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ क्या है? वृत्ताकार पथ है। कुछ इस प्रकार का एक क्या है? वृत्ताकार पथ है। यहीं पे एक पॉइंट है जहाँ से मान लीजिए इस दिशा में रवि और क्या नाम है दूसरे का? सोनिया। रवि और सोनिया चलना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? तो समय लगा है सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। 12 मिनट लगता है। ये सवाल में दिया था, पूछा है हमसे कि ये कितना समय के बाद क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से फिर से शुरुआत स्थान पर मिलेगा। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर मिलेगा। ये सब 18 और 12 का
एलसीएम जो कहेगा ना उतना ही समय पे मिलेगा। अब देखिए 18 क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में हम। 18 में 2 से लगेगा 9 हो जाएगा, 3 से लगेगा फिर 3 से, उसके बाद 12, 2 से 6, फिर 2 से तो 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 9 दूनी 18। इसका एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए, एगो दूगो, इसमें दूगो दू है, इसमें एगो दू है तो दूगो दू ले लेंगे, इसमें दूगो 3 है, इसमें एगो 3 है तो दूगो 3 ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 3 9 यानी 36। इसका मतलब यह हुआ कि 36 मिनट जब घूमना हो जाएगा ना, इसलिए 36 मिनट के बाद 36 मिनट बाद रवि और सानिया एक दूसरे से पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा 1.2 प्रश्नावली भी समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको 1.1 से भी ज़्यादा अच्छा समझ से आया होगा 1.2। तो इसे नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं अपना अगला क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।